So good afternoon students. Good afternoon students. So KSIS Academy welcomes you all. Let's start with the session on test series. होपफुल है कि आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया होगा. हम दिखाई दे रहे हैं. एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? कैन यू सी मी? कैन यू सी मी स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? Am I audible? Okay. Let's start with first question. English में ये क्वेश्चन है. This is a primitive subsistence farming. This is a primitive subsistence farming. This type of farming depends upon monsoon and natural fertility of the soil. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This is known as what? ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है. आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा. हिंदी में क्वेश्चन देखिए. यही क्वेश्चन हिंदी में देखिए. यह एक प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती है. इस प्रकार की खेती मॉनसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है. जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए भूमि का नया टुकड़ा साफ करते हैं. इसको क्या कहा जाता है? झूम, दीपा, मिल्पा, रोका, दहिया. राइट? ओके. तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं और जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखते हैं. तो पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि खेती यदि कृषि जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. वन इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसको कि हम लोग निर्वाह खेती कहते हैं, और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि, जिसको कि हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसको कि निर्वाह खेती कहते हैं, और वाणिज्यिक कृषि, जिसको कि कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. निर्वाह खेती में क्या होता है? यहाँ के उत्पादन या क्रॉप्स का प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना कि आपके जीवन का निर्वाह हो सके. मीन्स इसमें उतना ही उत्पादन होता है. उत्पादन की मात्रा उतनी ही होती है जो कि आपके खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए काफी होता है. लेकिन वाणिज्यिक कृषि में खाने के अलावा, निर्वाह के अलावा, इसको बाजार में बेचा भी जाता है. कहने का मतलब कि आप अपने लिए भी कृषि करते हैं और इसको व्यापार करने के लिए भी कृषि करते हैं. सो द सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसको कि आप कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. ये बेसिकली इन दिस प्रोसेस प्रोडक्शन इज डन टू केटर टू द मार्केट. तो दो तरीका खेती होता है. एक होता है निर्वाह खेती या सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा होता है वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग. अब देखिए, इस स्लाइड्स को देखिए और इस स्लाइड में आपको
एक गांव, एक खेत मिलेगा। इसको देखिए, यहां पे एक छोटा सा खेत है और इस छोटे से खेत में हल के सहारे या लकड़ी के सहारे या बहुत ही कम इकाई पे खेती किया जा रहा है। तो एक छोटा सा भूमि का पट्टा है, उस भूमि के पट्टे पे लकड़ी के मदद से, बहुत ज्यादा यदि आप तकनीक इस्तेमाल किए तो हल के मदद से आप खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक प्रारंभिक खेती का ये उदाहरण है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। अब आगे देखिए, ये जो खेती है, इस तरह का प्रारंभिक खेती किस पर निर्भर होता है? इस तरह का प्रारंभिक खेती प्राकृतिक रूप से जो आपको जल मिलता है, एंड देन द फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज योर रेनफॉल। तो ये मॉनसून पे आधारित है, वर्षा पे आधारित है। आपकी मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरकता है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उस पर डिपेंडेंट है। और प्रकृति या पर्यावरण जैसे जैसे इसको अनुकूल बनाए कृषि के लिए, तो उस पर ये निर्भर होता है। तो प्रारंभिक खेती आपके वातावरण पर निर्भर होता है, बारिश पर निर्भर होता है और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर होती है। इस तरह की खेती में आप कोई भी आधुनिक तकनीक नहीं लगाते हैं, आप किसी तरह का कोई उर्वरक नहीं इस्तेमाल करते हैं। जो भी प्राकृतिक रूप से आपको मिलता है, उसी प्राकृतिक रूप से आप जो है खेती करते हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड को देखिए, तो यहाँ पे खेत में आग लगा दिया गया है। यहाँ पे खेत में आग लगा दिया गया है और इसको हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। इसको हम लोग हिंदी में कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। इसको हम लोग एक प्रारंभिक कृषि प्रणाली है जिसको कि हम लोग कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे खेती को, ये साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे खेती में जहां भी खेती हुआ, एक समय के बाद उसमें जो है यहाँ पे आग लगा दिया जाता है। और देखिए, आग लगाने के बाद ये जगह जो है साफ हो जाता है। फिर इस साफ जगह पे खेती किया जाता है कुछ दिनों के लिए, 3 साल 4 साल के लिए यहाँ पे खेती होता है। और खेती करने से इसकी प्राकृतिक उर्वरकता खत्म हो जाती है, इसका नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाता है। और फिर किसान यहाँ से फिर दूसरे जो है स्थान पे चले जाते हैं, मीन्स अपने खेती को दूसरे जगह स्थानांतरित कर लेते हैं। मीन्स इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर्स पिक अप अ पैच ऑफ लैंड, they start the agriculture activity, they do the agriculture activity for 3 to 4 years, and after some time when the natural fertility of the soil is over, they go to the next patch, they burn that new patch of land, and upon clearance they start their new agriculture there. तो इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसको हम लोग कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसको क्या क्या बोला जाता है। इसको उत्तरी पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में 2MNA में, है ना, या 2MAN, 2 मैन, मिजोरम, मेघालय, असम और नागालैंड में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है।
मिजोरम, मेघालय, असम और नागालैंड में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसको पाम लौ के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसको पाम लौ के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीपों में दीपा के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज दीपा इन छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इसको हम लोग मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से भी जानते हैं। इसको मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से भी जानते हैं। वेनेजुला में इसको कोनुका के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल अफ्रीका यानी मध्य अफ्रीका में इसको मसोले के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। इसको वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुला में इसको कोनुका के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, रोका के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका यानी सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसोले के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको आप दहिया के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में इसको आप दहिया के नाम से जानते हैं। इसको आप झारखंड में कुरुआ, झारखंड में इसको कुरुआ के नाम से जाना जाता है। यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट का ऑल द ऑप्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब, राइस इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट। यदि क्वेश्चन पेपर यदि आप लोगों को मिला है तो आप लोग अपना आंसर बताइए। अब आप देखिए हिंदी में पढ़िए इस क्वेश्चन को। हिंदी में है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चावल पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है, चावल ओडिशा में एक निर्वाह फसल है। और इसका ऑप्शन है पहला दोनों सही है, दूसरा दोनों गलत है, सी जो है आपका सही है और दो गलत है, और डी है एक गलत है और दो सही है। तो ये स्टूडेंट्स, यदि ये क्वेश्चन आप लोग को मिल चुका है, ये क्वेश्चन पेपर आप देख चुके हैं, तो आप लोग जो है प्लीज इसमें अपना आंसर जो आप लोग को समझ में आया हो वो कमेंट करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालें। हमको एक भी कमेंट मिला नहीं है, एक भी कमेंट मिला नहीं है। चलिए इसका आंसर हम लोग समझते हैं। अब देखिए, हम लोग बात किए थे दो तरह की खेती, एक निर्वाह खेती, जीवन निर्वाह खेती, और दूसरा है वाणिज्यिक खेती। आपके जीविका निर्वाह खेती में एक प्रणाली है, एक कृषि प्रणाली है जिसको हम लोग गहन जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। एक कृषि का प्रणाली है
जिसको हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, हिंदी में इसको गहन जीविका कृषि कहते हैं। इसमें कमेंट्स नहीं आ रहा है ना। अब देखिए ये प्रणाली स्टूडेंट यदि समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए, इस प्रणाली में क्या होता है। ये प्रणाली वहां पे होता है जहां पे किसी भूमि पर बहुत ज्यादा आबादी का दबाव हो। याद होगा हम लोग अपने पहले किसी चर्चा में ये बात किए थे कि भूमि का स्वामित्व जो है उसकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हर एक पीढ़ी पे आपका बंटवारा होते जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो भूमि था अब छोटा छोटा होते चला गया है। ऐसे स्थिति में किसी भी भूमि पे आबादी का, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा दबाव होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और यहां पर जो है उत्पादन बढ़ाने का दबाव किसका रहता है? दबाव रहता है उत्पादन बढ़ाने का। तो जब भूमि की संख्या बढ़ जाए, भूमि के स्वामित्व बढ़ जाएं, भूमि के मालिक बढ़ जाएं, तो एक ही भूमि जो है कई टुकड़े में हो जाती है। ऐसे स्थिति में उस लैंड पे पॉपुलेशन का प्रेशर रहता है, उस भूमि पे आबादी का दबाव होता है। किस चीज का दबाव होता है? दबाव होता है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ प्रोडक्शन हो। और ऐसे स्थिति में जितने भी परिवार के लोग होते हैं, या कहिए लेबर इंटेंसिव हो जाता है, ये आपका श्रम गहन तकनीक हो जाता है। बहुत ज्यादा लोग इस पे कृषि करने लगते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा जैविक रासायनिक पदार्थों का बायोकेमिकल जो है इस्तेमाल, बायोकेमिकल का इनपुट इस्तेमाल होने लगता है। और कहीं कहीं हम लोग सिंचाई भी देखते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं हम लोग को सिंचाई की भी सुविधा देखने को मिलती है। तो ऐसी खेती जहां पे आबादी के दबाव के कारण एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे, ताकि उनका निर्वाह चल सके, ताकि उनका खाना पीना चल सके। ऐसे खेती को हम लोग गहन जीविका कृषि कहते हैं। ऐसे खेती को हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ये समझ में आया? ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? दूसरा जो हम लोग जो तरीका होता है, दूसरा जो है, ये देखिए, ये है आपका गहन जीविका कृषि, ये है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन कहीं कहीं आप जो हैं अपने पेट के अलावा भी, अपने रोजी रोटी के अलावा भी दूसरों के लिए खेती करते हैं। दूसरों के लिए आप खेती करते हैं, बाजार में बेचने के लिए खेती करते हैं। तो वैसे खेती को हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कृषि में आप उच्च किस्म के बीज का इस्तेमाल करते हैं, आप HYV सीड्स इस्तेमाल करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इस्तेमाल करते हैं, उच्च किस्म के बीज इस्तेमाल करते हैं। आप रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, आप रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, आप कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी आधुनिक तकनीक होता है आप उत्पादन करने का उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे तरीके की खेती जो हुआ वो हुआ आपका कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी कि वाणिज्यिक कृषि। आप वाणिज्यिक कृषि में देख सकते हैं किस तरह आधुनिक
यंत्र तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से आधुनिक यंत्र तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसी के हिसाब से अब आप देखिए, चावल पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है। यदि हम लोग कहते हैं कि चावल पंजाब में एक वाणिज्यिक फसल है, इसका मतलब ये है कि वहां आधुनिक तंत्रों द्वारा, आधुनिक कीटनाशक द्वारा, आधुनिक उच्च किस्म के बीज द्वारा बाजार के लिए उत्पादन हो रहा है। और यदि हम लोग कहते हैं चावल ओडिशा में एक निर्वाह फसल है, इसका मतलब ये हुआ कि ओडिशा में जो चावल की खेती हो रही है वो सिर्फ अपने खाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसमें कि कुछ उर्वरक का, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यानी ओडिशा में जो चावल की खेती हो रही है वो मुख्यतः बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई आबादी की भूख की मांग को, उनके पेट की मांग को पूर्ति करता है इस तरह का कृषि। तो दोनों ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यह कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है। आगे देखिए, रोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। रोपण कृषि कृषि और उद्योग के बीच एक अंतरापृष्ठ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन सा सही है? रोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। रोपण कृषि कृषि और उद्योग के बीच एक अंतरापृष्ठ है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं। ये देखिए, रोपण कृषि, ये आप दार्जिलिंग देख लीजिए, दार्जिलिंग में इस तरह का कृषि होता है। तो रोपण कृषि या प्लांटेशन क्या है? रोपण कृषि या प्लांटेशन एक ऐसा कृषि है जिसमें एक ही फसल बहुत ज्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है। एक ही फसल, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन में सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही फसल जो है बहुत विस्तृत क्षेत्र में ये उगाया जाता है। ये पहला विशेषता है रोपण कृषि या प्लांटिंग का। दूसरी चीज, हालांकि ये कृषि हो रहा है लेकिन इसका प्रबंधन एक उद्योग की तरह हो रहा है। और इसमें जो भी आप उत्पादन है, इस कृषि का जो भी उत्पादन है वो उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करता है। इसमें जो भी रॉ मटेरियल है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ दोज क्रॉप्स दैट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री। या कहने के लिए एग्जांपल, आप चाय देख लीजिए, कॉफी देख लीजिए, जूट देख लीजिए, तो ये जो है उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करता है। और तीसरा है कि इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज्यादा पूंजी की इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे जो श्रम होते हैं वो दूर दूर इलाके से आके यहाँ पे बसते हैं। यहाँ पे प्रवासी मजदूर मिलेंगे। You will have migrant laborers। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका कि एक ही फसल बहुत विस्तृत जगह में उगाया जाता है। यहाँ पे आधुनिक तकनीक इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा पूंजी, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। यहाँ के मजदूर दूर दूर से आते हैं जो उस काम करने में दक्ष हो। तो यू हैव माइग्रेंट लेबरर्स कमिंग टू दिस एरिया। और यहाँ पे जो भी उत्पादन होता है वो उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करता है। वॉट एवर द प्रोडक्शन इज हियर, इट इज सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, यू हैव टी, कॉफी एंड जूट। तो अब देखिए, क्वेश्चन आपका ये है कि रोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। ये सही है। आपका प्लांटेशन क्रॉप is a type of commercial farming because it is done for someone else. It is done to sell it. It is done to put the produce in the market. तो ये commercial farming है, एक वाणिज्यिक कृषि है।
दूसरा है रोपण कृषि, कृषि और उद्योग के बीच एक अंतरापृष्ठ है। मीन्स प्लांटेशन इज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड, एग्रीकल्चर वन हैंड, इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड, एंड इन बिटवीन यू हैव प्लांटेशन। यस, क्योंकि ये कृषि जैसा कार्य होता है। आप फसल की तरह जूट का उत्पादन करते हैं, चाय का उत्पादन करते हैं, आप कॉफी का उत्पादन करते हैं फसल की तरह, लेकिन उद्योग की तरह इसका प्रबंधन होता है और आप इसको बाजार में बेचते हैं और ये कच्चा माल का काम करता है उद्योगों के लिए। तो आंसर जो है दोनों इसमें सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? ये अभी तक समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। Cereal is a grass of which the fruits are used as grain. हम लोग बार बार अनाज की बात करते हैं, बार बार खाद्यान्न की बात करते हैं, बार बार हम लोग सीरियल्स की बात करते हैं, बार बार हम लोग फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। आखिर दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है या इनमें कोई अंतर है? इसी पे ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि सीरियल इज अ ग्रास ऑफ विच द फ्रूट्स आर यूज्ड एज grain. Food grains are small, hard, dry seed used as food. All cereal crops are members of the grass family Poaceae. All cereal crops are members of the grass family Poaceae. ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है। हिंदी में क्वेश्चन है, अनाज एक घास है जिसमें फलों का उपयोग अनाज के रूप में किया जाता है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग किए जाने वाले छोटे कठोर सूखे बीज होते हैं। सभी खाद्यान्न फसलें घास परिवार के सदस्य हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं? द क्वेश्चन अराइजेज, ये समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? टेल मी, ये क्वेश्चन समझ में आया? आप लोग बार बार इंग्लिश में बात करते हैं सीरियल्स एंड फूड ग्रेन्स, हिंदी में बात करते हैं अनाज और जो है फसल। तो दोनों क्या एक ही चीज है या दोनों में अंतर है? तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप लोग का ये है, क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों में कुछ अंतर है? ये कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? अमित सिंह को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। एंड अमरिंदर को क्वेश्चन समझ में आया, भास्कर को समझ में आया। चलिए अब जो है हम लोग चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये देखिए, कुछ अनाजों का नाम दिया हुआ है, सीरियल्स, जैसे कि बार्ली, जौ, ब्रोकन व्हीट जिसको कि आप दलिया कहते हैं, बक व्हीट जिसको कि आप कुट्टू कहते हैं, फ्लेट राइस जिसको आप चिवड़ा कहते हैं और इसको बिहार में चूड़ा कहा जाता है, मिलेट जिसको कि आप बाजरा कहते हैं, राइट। तो ये है आपका सीरियल्स, ये है आपका अनाज। ये होता क्या है? अब इस स्लाइड्स को देखिए, ये जो देख रहे हैं ये एक घास है, दिस इज अ ग्रास, और ये है इसका ये पार्ट देख रहे हैं, ये है इसका फ्रूट्स। जब आप इस घास के फल को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग सीरियल्स कहते हैं, इसको हम लोग अनाज कहते हैं। यानी ये घास है और घास ग्रास फैमिली है, ये घास है और इसके ये जो दाना दाना देख रहे हैं इसका फल है, फ्रूट्स है। तो जब आप इसके फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहा जाता है सीरियल्स, इसको कहा जाता है अनाज। जैसे गेहूं, गेहूं जो है इस फल से ये निकलता है जिसको कि आप आटा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि जब वो बीज सूख जाए, है ना, जब वो बीज सूख जाता है और उसको यदि आप खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग खाद्यान्न।
उसको कहते हैं हम लोग जो है फूड ग्रेन्स। अब ये समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया? अमित सिंह समझ में आया? खाद्यान्न और जो है अनाज में क्या अंतर है? खनाज और अनाज में क्या अंतर है? ये खाद्यान्न और अनाज में क्या अंतर है, समझ में आया? अब देखिए, ये अंग्रेजी में हम लोग अनाज को सीरियल्स कहते हैं, ठीक है? रोम के देवता थे जिनका नाम था सीरीज। रोम के देवता थे जिनका नाम था सीरीज, और सीरीज जो है कृषि के देवता थे। सीरीज जो थे कृषि के देवता थे, तो इसी कृषि के देवता सीरीज के नाम पे आपका अनाज का नाम सीरियल्स पड़ा। बायोलॉजी में ये जो घास परिवार है, ये जो ग्रास फैमिली है, वो जो है जिस फैमिली से बिलोंग करता है, जिस कुल से संबंधित है, बायोलॉजी में इसको हम लोग कहते हैं पोएसी। बायोलॉजी में इसको कहते हैं पोएसी। तो पोएसी जो है ये घास का कुल है, आपके घास परिवार का फैमिली है, जिससे कि आपके यहाँ जो है अनाज आता हो। अब समझ में आया स्टूडेंट्स? अब समझ में आया? तो यदि समझ में आया तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज गोइंग टू बी द सही आंसर? सही आंसर आपका एक बार फिर देखिए कि अनाज एक घास है जिसमें फलों का उपयोग अनाज के रूप में किया जाता है, ये सही है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग किए जाने वाले छोटे कठोर सूखे बीज होते हैं, वो फूड ग्रेन्स या खाद्यान्न कहलाता है, और सभी खाद्यान्न फसलें घास परिवार पोएसी के सदस्य हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सभी विकल्प। तो क्वेश्चन 4 का आपका ऑप्शन डी। अब देखिए, सीरियल्स में which of the following constituents are mainly present in cereals? Carbohydrates, starch, fats and proteins. Which of the following constituents are mainly present in cereals? तो carbohydrate, starch, fats and proteins. इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व मुख्य रूप से अनाज में मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, वसा, प्रोटीन। तो देखिए, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, CHO। तो CHO are the main ingredients of carbohydrates that are present in the form of starch. Starch is a form of carbohydrate. It is a source of dietary energy. जब आप अनाज खाते हैं तो उससे आपको जो ताकत मिलता है वो मुख्य रूप से आपको अनाज में मौजूद स्टार्च के कारण होता है। तो सही आंसर है इसका 5वां का बी। सही आंसर है स्टार्च 5वां का बी। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक? एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके, सो what we'll do, we'll have a break for 5 minutes and then we'll continue with the rest of the questions. Thank you.